नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। मैं अनीता यादव प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नए विषय के साथ। बच्चों, आज का विषय है हमारा 12वीं कक्षा की जो कविता है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई एक गीत, जिसको दिन जल्दी ढलता है कहते हैं, वो है। आशा करती हूँ आपको अब तक की जितनी हमने वीडियो डाली है वो सब आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आ रही होगी। अब हम करते हैं कविता का सरलार्थ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सरलार्थ करने से पहले एक बार दोहराई कर लेना जरूरी है, क्योंकि मैंने जो आपको जीवन परिचय हरिवंश राय बच्चन जी का कराया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर का कवि परिचय आपकी परीक्षा में आता है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है मेरी वो वीडियो, तो सभी वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको सही तरीका बताया था कि किस प्रकार हमें कवि परिचय लिखना चाहिए ताकि हमें पूरे अंक मिल सके। अब हम फटाफट 1 मिनट में दोहरा लेते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। तो शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के कटरा मोहल्ले में हुआ था। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण था। इनका आरंभिक जीवन काफी संघर्षमय माना नहीं है, उनका आरंभिक जीवन काफी संघर्षमय रहा था। इनकी पहली पत्नी श्यामा देवी का बीमारी के कारण निधन हो गया था, जिस कारण इनके जीवन में काफी संघर्ष आए। फिर उसके बाद 1942 में हरिवंश राय बच्चन जी ने तेजी बच्चन के साथ दूसरा विवाह किया और उसके बाद इनके जीवन में फिर से खुशहाली, सुख, समृद्धि आई और उनके जीवन को एक गति मिली। अब बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की शिक्षा के बारे में। इनकी आरंभिक शिक्षा हुई काशी में ही। 1938 में फिर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की परीक्षा यानी MA की परीक्षा पास की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। PhD की उपाधि प्राप्त करने के बाद ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही अध्यापन कार्य करने लगे थे। इनकी योग्यताओं को देखते हुए सरकार ने इन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किया और 1966 में ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे और 18 जनवरी 2003 मुंबई में इनका निधन हो गया था। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। तो मैं बताऊंगी आपको कि हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि थे। हालावाद यानी कि मस्तीवाद के कवि थे। इनकी पहली कविता मधुशाला बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी और वही इनकी प्रसिद्धि का कारण भी रही थी। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आकुल अंतर, दो चट्टाने, बहुत से इनके काव्य संग्रह। इनकी आत्मकथा भी बहुत प्रसिद्ध है। इनकी आत्मकथा अब तक की सबसे वृहद आत्मकथा मानी जाती है। 4 खंड है उसकी। उसमें पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, और अंतिम और चौथी है 10 द्वार से सोपान तक। इन्होंने अनुवाद भी किए हैं, हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ। इन्होंने डायरी भी लिखी है, प्रवास की डायरी। हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविताएं होती हैं उनमें एक गुण है लयात्मकता का। गेयात्मकता, लय होती है जिनको गाया जा सकता है। इसी कारण इनकी रचनाओं को गीत की मान्यता प्राप्त हुई है और आधुनिक कवियों में जो हरिवंश राय बच्चन है इनको गीतकारों में प्रमुख स्थान दिया गया है। तो जो हमारी कविता है अगली एक गीत कविता, वो भी एक प्रसिद्ध प्रेम गीत है हरिवंश राय बच्चन जी की। तो आइए सरलार्थ करते हैं। कविता का नाम है एक गीत। ये हरिवंश राय बच्चन जी का एक प्रसिद्ध प्रेम गीत है जो कि निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से लिया गया। इस कविता में कवि अपने प्रेम का किस प्रकार अभिव्यक्त करता है वो बताया गया है। यहाँ बताया गया कि किस प्रकार हमें समय के साथ साथ चलना चाहिए। अगर हम समय के साथ नहीं चले तो समय आगे बढ़ जाएगा। दूसरा, कवि के मन में, जो एक प्रेमी के मन में अपने प्रेमिका से मिलने के जो भाव है वो किस प्रकार है वो बताए हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि क्या कह रहे हैं कि जब एक पथिक, एक राही मुसाफिर अपनी मंजिल तय करने के लिए सफर शुरू करता है तो उसके मन में यही भाव होते हैं कि मेरे रास्ता सफर तय करते करते कहीं पथ मैंने रास्ते में ही रात ना हो जाए, क्योंकि उसकी मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है, मंजिल भी नजदीक है, अर्थात वो अपने घर के समीप ही पहुंचने वाला है। ये सोच दिन का थका पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। और जैसे ही ये विचार दिन भर के थके हुए मुसाफिर के मन में आता है कि दिन ना ढल जाए और उसकी मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है, ये विचार जैसे ही मुसाफिर के मन में आता है तो वो दिन भर का थका होने के बावजूद भी वो जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देता है,
दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढलता है, वो किसी का इंतजार नहीं करेगा, वो अपने समय पर चलता जाएगा, ढलता जाएगा। इसी का दूसरा पद है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। देखो यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है एक पक्षी का, कि जब पक्षी सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं दिन भर दाना चुगा लेने के लिए, और जैसे ही शाम का समय नजदीक आता है, दिन ढलने लगता है, तो उनके मन में ये विचार होता है कि बच्चे प्रत्याशा मतलब इंतजार, कि जो उनके जो बच्चे हैं वो उनके इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ माने घोंसले, और वो बार बार अपने घोंसलों से बाहर आके झांक रहे होंगे उनके इंतजार में कि उनके माता पिता उनके लिए दाना लेकर आ रहे हैं। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। और जैसे ही चिड़िया के मन में ये ध्यान आता है अपने बच्चों के लिए कि बच्चे बार बार घोंसलों से निकल के मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो उसके पर बहुत अधिक चंचल हो जाता है, अर्थात वो तीव्र गति से उड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो समय चलता रहता है, प्रगति पर चलता रहता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तीसरा पद्य देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी तीसरे पद्य में कवि के जीवन की कुछ झांकी इसमें प्रस्तुत हो रही है, झलकियां आ रही है, क्योंकि कवि के जीवन में एकाकीपन था, पत्नी का देहांत होने के कारण वो अकेले थे, और वही भाव इस पद्य में भी दिखाई दे रहा है। देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, और अंत में प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पर कवि के मन में जैसे ही वो जल्दी जल्दी चल रहे हैं मंजिल को प्राप्त करने के लिए, उनके मन में एक प्रश्न आता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल होगा घर पे, अर्थात कोई भी उनका इंतजार नहीं कर रहा। मैं हूं किसके हित चंचल, फिर प्रश्न चिन्ह है, और कवि के मन में आता है कि मैं किसके लिए, मेरा कौन है, मैं किसके लिए इतना संसार में चंचल हूं, अर्थात किसके लिए, किसकी भलाई के लिए इतने कार्य करूं जो मेरा इंतजार कर रहा है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, और जैसे ही ये प्रश्न कवि के मन में आता है, शिथिल माने धीमा, मंद, पद माने पैर, और जैसे ही कवि के मन में ये प्रश्न आता है तो कवि के पैरों की गति धीमी पड़ जाती है। जो जल्दी जल्दी वो अपना सफर तय कर रहे थे, वहीं पर उनके पैरों की गति धीमी पड़ जाती है। भरता उर में विहलता है, और उन उर माने हृदय, विहलता माने बेचैनी, और उनके हृदय में बेचैनी व्याप्त हो जाती है, अर्थात वो बेचैन हो जाते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि दिन वो जल्दी जल्दी ढलता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। तो ये हमारी कविता थी एक गीत, बहुत ही छोटी सी कविता है। अब मैं एक हल्के से मैं आपको फटाफट इसके अलंकार बता देती हूँ, क्योंकि कविता में जब आप सरलार्थ करोगे, प्रसंग करोगे, मैंने वो वीडियो भी डाली हुई है कि किस प्रकार हमें सरलार्थ करना चाहिए, कैसे कैसे करने चाहिए, वो भी आप देखिए, कि प्रसंग, फिर व्याख्या और विशेष में आपको बताना पड़ेगा अलंकार कौन कौन से प्रयोग किए हैं। तो अलंकारों की भी मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आपको अलंकार नहीं समझ में आ रहे हैं तो उस वीडियो को दोबारा देखिए। तो देखो, यहाँ पर जल्दी जल्दी शब्दों का प्रयोग किया। यहाँ कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ रहा है, कवि ने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। उसके बाद यहाँ देखिए आप, यह जब प्रश्न चिन्ह आ जाता है ना, तो एक प्रश्न अलंकार भी होता है। तो यहाँ पर इन दो पंक्तियों में, तीसरे पद्य की पहली दो पंक्तियां हैं जो इनमें कवि ने प्रश्न अलंकार का भी प्रयोग किया है। भाषा तो सहज और सरल है, छंद मुक्त है, मैंने आपको उसमें बताया, सरलार्थ करने वाली वीडियो में समझाया कि विशेष में क्या क्या बिंदु हमें रखने चाहिए। इस कविता का जो छंद है, आधुनिक कविताएं लगभग सभी मुक्त छंद में लिखी गई हैं, तो छंद मुक्त छंद का सफल निर्वाह किया गया। तो इस प्रकार हमारी ये कविता पूरी होती है। तो बच्चों, ये तो थी हमारी कविता एक ही गीत, बहुत ही छोटी सी, आसान लेकिन महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में आ भी चुकी है, कई बार इसका काव्य सौंदर्य के लिए भी आ जाता है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अब तक अगर आपने मेरी अलंकार, कवि परिचय और सरलार्थ वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको देखने के बाद आपको सरलार्थ करने में बहुत सुविधा होगी। और पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारी हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो पर नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।